Hello, dear students. Welcome back to the GDC Live. So, dear students, प्रयास टेस्ट 7 में हमारा फार्माकोलॉजी के सेक्शन में यहाँ पे टॉपिक आपका क्या था? ऑटोकॉइड्स एंड द रिलेटेड ड्रग से रिलेटेड। और यहाँ पे फार्माकोलॉजी के सेक्शन के 20 क्वेश्चंस थे। तो चलिए उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो क्वेश्चन इस टेस्ट में आए वो कैसे थे और उनका क्या आंसर कैसे बना। चलिए उनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आ रहा है 11th नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीहिस्टामिनिक इज बैन्ड ड्यू टू द रिस्क ऑफ द टॉर्सेट डी पॉइंट। आपकी अगर बात किया जाता है तो जो हमारी एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है उसमें दो जनरेशन में आती है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में हमारी 3 ड्रग ऐसी हैं जो क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती हैं और टॉर्सेट डी पॉइंट कॉज करती हैं। और आपको अगर वो ट्रिक याद है तो मैंने आपको बोला था टी याद रखिएगा कि एंटीहिस्टामिनिक में टी हमारी क्या है, जो टॉर्सेट डी पॉइंट कॉज करती है, जहां टी से हमारी पहली आती है टर्फेनाडिन। जी हाँ, टर्फेनाडिन इज बैन ड्यू टू द रिस्क ऑफ द क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन, इसको बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट इबेस्टिन आती है, नेस्टेमिजोल आती है, ये तीनों ड्रग है। बाकी फेक्सोफेनाडिन आराम से चलती है। रूपाटिडिन के बारे में बात करते हैं, ये भी हमारी यूज होती है। नेक्स्ट लिवोकार्बेस्टिन के बारे में बात करेंगे, ये भी यूज होती है। तो हमारी मेनली क्या है जो टॉर्सेट डी पॉइंट कॉज कर रही है, दैट इज द टर्फेनाडिन। और खास तौर पर इनकी बात कर रहे हैं, देखिए सिंपली अगर हम बात करें हमारी दीज आर द ड्रग विच मेनली ब्लॉक पोटेशियम चैनल। और पोटेशियम चैनल को ब्लॉकेज की वजह से जो हमारा क्यूटी इंटरवल, जो ईसीजी में क्यूटी इंटरवल होता है ना, वो क्या होता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है। और उसी क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग होने की सिचुएशंस को ही हम क्या बोलते हैं, टॉर्सेट डी पॉइंट कॉज होना बोलते हैं। हर क्लास की बहुत सारी हमारी फार्माकोलॉजी में ऐसी ड्रग आती हैं जो टॉर्सेट डी पॉइंट कॉज करती हैं, लेकिन एंटीहिस्टामिन में आपसे 3 ड्रग हमने बोला, टर्फेनाडिन, एबेस्टिन एंड एस्टेमिजोल, ये 3 ड्रग याद रखिएगा। एंटी एरिथमिक की जितनी भी आपकी फर्स्ट 1 क्लास की ड्रग है वहां पे आपकी मैक्सिमम ड्रग यहां काम करती है, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपिरामिड, प्रोपेफिनॉन एंड एमिडारोन हमारी काम करती है। खास तौर पर 3rd क्लास की ड्रग हमारी यहां पे मेनली काम करती है। नेक्स्ट हमारी एंटी डिप्रेसेंट में एमिट्रिप्टिलिन ड्रग आती है, एंटी साइकोटिक में थियोरिडाजिन, रेस्पेरिडोन हमारी आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी यहाँ पे प्रोकाइनेटिक ड्रग में सीसाप्राइड ड्रग होती है जो कॉज करती है, तो थोड़ा सा इनको जरूर एक बार इस टेबल को लिख लीजिएगा। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following drug used in rheumatoid arthritis is also used in the Wilson disease। ये विल्सन डिजीज पहले होता क्या है, विल्सन डिजीज इज द पॉइजनिंग ऑफ द कॉपर। कॉपर की टॉक्सिसिटी से होने वाली डिजीज को हम बोलते हैं विल्सन डिजीज। एंड कॉपर का एंटीडॉट होता है हमारा क्या, पेनिसिलामिन। दैट डी पेनिसिलामिन इज आल्सो यूज्ड इन द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो यहां पे आपसे यही पूछा गया है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऐसी कौन सी ड्रग यूज होती है जो हमारी विल्सन डिजीज में भी यूज होती है। तो सिंपल आंसर आप क्या बोलोगे, डी पेनिसिलामिन इज द राइट आंसर जिसको हम यूज करते हैं। तो आंसर कहीं दिख रहा है, जी हाँ, डी पेनिसिलामिन, दैट इज द पेनिसिलामिन यूज्ड इन द poisoning of the copper, also treat the rheumatoid arthritis as well as it have the major action into the rheumatoid arthritis also, वहां पे भी हमारा यूज किया जाता है। ओके, सिंपली हमारी ये क्या करता है, जो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स होते हैं ना उनको ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। खास तौर पर इंटरल्यूकिन 1 के जनरेशन को ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। हाँ, ये हमारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज होते हैं। नेक्स्ट, sumatriptan act as an agonist at this receptor। Sumatriptan, that drug is used into the mainly the migraine, drug of choice for the treatment of migraine। and sumatriptan, rizatriptan, benzatriptan, these are the agent which is the agonist at the 5-HT1B 1D receptor। तो एगोनिस्ट के रूप में काम करते हैं कहां पे, 5-HT1B 1D। जी हाँ, ये रिसेप्टर को जरूर याद रखिएगा। 3 चीजें यहां पे आपको मिलेंगी। माइग्रेन के ट्रीटमेंट की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, सुमाट्रिप्टन। सुमाट्रिप्टन क्या है,
एगोनिस्ट है, और एगोनिस्ट किस रिसेप्टर पे? 5-HT1B 1D रिसेप्टर का एगोनिस्ट है। ये चारों चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, प्लीज इनको जरूर मेंशन करिएगा और दिमाग में रखने की कोशिश जरूर करिएगा। तो हम जब बात करते हैं, देखिए हमने बात किया था कि हमारा जो 5-HT1 है और हमारा जो 5-HT4 है, 1 and 4 का मेनली एगोनिस्ट यूज होते हैं। 1 में हमारे 1 एक एगोनिस्ट बुस्पिरॉन जो एंटी एंजाइटी, दैट इज द जहां पे हम पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी की बात करते हैं, 1B 1D की बात करते हैं। और यही 5-HT1 रिसेप्टर हमारा क्या होता है? ऑटो रिसेप्टर होता है। ऑटो रिसेप्टर दैट इज द जीआई प्रोटीन मीडिएशन में आपको देखने को मिलेगा। 5-HT4 की बात हमारी आती है, मेटाक्लोप्रामाइड, सीसाप्राइड, मोसाप्राइड मींस प्रोकाइनेटिक ड्रग में हमारा ये देखने को मिलता है। 5-HT2 की बात करेंगे, दैट इज द GQ प्रोटीन मीडिएटेड, मेनली प्रेजेंट इनटू द ब्लड वेसल्स एंड कॉजेस द वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये GQ प्रोटीन मीडिएटेड एक्शन देखने को मिलेगा। 5-HT3, द मेनली 5-HT3 रिसेप्टर इज द ओनली सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर व्हिच इज द ligand gated ion channel present into the CTZ and NTS responsible for the vomiting action। तो आप उसको इनहिबिट करते हैं किससे? ऑर्डेनसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन से, और यहां पे आपको एंटागोनिस्ट 5-HT3 के यूज किए जाते हैं। तो जरा इसको टेबल को जरूर एक बार देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द preformed and not lipid derived mast cell mediator of the inflammatory process। जरा कंफर्म करते हैं, हमारी जो ऑटोक्वाइट्स, नामी क्या है? ऑटोक्वाइट्स। ऑटो मींस सेल्फ एंड क्वाइट्स मींस हीलिंग। दीज आर द सब्सटेंस व्हिच यूज्ड फॉर द सेल्फ हीलिंग। और ये सेल्फ हीलिंग ऑटोक्वाइट्स जो हमारे टोटल हैं, ये 3 क्लासेस में आते हैं। पहला हमारा आता है क्या? लिपिड डेरिवेटिव आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा पेप्टाइड डेरिवेटिव हमारे आते हैं। एंड थर्ड हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे एमीन डेरिवेटिव आते हैं। एमीन में हमारी कौन कौन सी आएंगी? हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ये हमारे एमीन में आते हैं। लिपिड की बात करते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड पैफ हमारे आ जाते हैं किसमें? लिपिड डेरिवेटिव में। और जब हम पेप्टाइड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं क्या? कैलिडिन, एंजियोटेंसिन, ये सब देखने को मिलते हैं। अब अगर इसी पे मैं बात करूं, यहाँ पे आपसे पूछा गया फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द प्रीफॉर्म नॉट लिपिड डिराइव्ड। जरा देखिए, ल्यूकोट्राइन्स लिपिड डिराइव्ड है, प्रोस्टाग्लैंडिन लिपिड डिराइव्ड होते हैं, पैफ लिपिड डिराइव्ड होते हैं, बट कैलिडिन दिस इज नॉट लिपिड डिराइव्ड। आपका सिंपल बेसिक क्लासिफिकेशन से पूछा गया है कि ऑटोक्वाइट्स हमारे एमीन, लिपिड, पेप्टाइड डेरिवेटिव होते हैं। एमीन में हमने बात कर लिया, लिपिड में आपसे प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड पैफ, और पेप्टाइड की बात करेंगे तो प्लाज्मा काइनिन, लाइक ब्रेडिकाइनिन, कैलिडिन, एंजियोटेंसिन, ये हमारे आते हैं। सिंपल है, इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5-HT प्रोड्यूसेस contraction of the smooth muscles and platelet aggregation via the receptor। अभी हमने इसके बारे में बात किया। हमारा एक इकलौता रिसेप्टर है जो हमारा स्मूथ मसल्स पे काम करता है। और हाँ, जरा समझिएगा, 5-HT2 की बात करते हैं। जरा इसको देखिए, हमने बोला 5-HT दिस इज द G1, 5-HT2 दिस इज द GQ प्रोटीन मीडिएटेड, 5-HT3 दिस इज द लिगेंड गेटेड आयन चैनल एंड 5-HT4 दिस इज द GS प्रोटीन मीडिएटेड। अब अगर आप यहां से भी देखेंगे तो क्या याद आता है कि जहां GQ वहां कैल्शियम, जहां कैल्शियम वहां कॉन्ट्रैक्शन। तो ये 5-HT2 हमारा स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होता है और क्या कॉज करता है? कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, इसमें करने की कुछ जरूरत ही नहीं थी। आंसर आपको 5-HT2 देखने को मिल जाएगा। सिंपल, आपका 5-HT में 1 में आपके डिराइव्ड है, 1A हमने बात कर लिया, 1B 1D बात कर लिया, 2 की हमने बात किया। 2 हमारा मेनली प्लेटलेट एग्रीगेशन कराता है, 2A एज वेल एज स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराता है। हम बात करेंगे 5-HT3 हमारा लिगेंड गेटेड आयन चैनल है, 5-HT4 CNS मेनली GIT पे प्रेजेंट है एंड प्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 60-year-old woman has glaucoma, okay, glaucoma, following cataract surgery, cataract surgery हुआ, उनको ग्लाउकोमा भी है। Which of the following can be used to reduce intraocular pressure? जरा ध्यान से देखिएगा, आपको यहां पे जो ग्लाउकोमा की ड्रग के बारे में बताना है
और ग्लाउकोमा का जरा क्लासिफिकेशन अगर आप याद करिएगा, मैं आपको याद कराऊं तो वहां पे आपसे दो क्लासेस में आती है, द ड्रग विच इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ द एक्वस ह्यूमर एंड द ड्रग विच इंक्रीजेस द एक्सक्रीशन ऑफ द एक्वस ह्यूमर। प्रोडक्शन को इनहिबिट करने वाली तीन क्लास की ड्रग क्या बोलते हैं? अल्फा बाइंडर, बीटा ब्लॉकर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज आर बैड, यही तो हमने बोला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी एक्सक्रीशन को बढ़ाने वाली क्लास की ड्रग, जहां हमारी दो पाथवे आते हैं। पहला हमारा आता है जहां पे हम बात करते हैं क्या? ट्रेबेक्युलर पाथवे, और दूसरा आता है यूवेस्क्लेरल पाथवे। ट्रेबेक्युलर पाथवे में हमारी आती है माइटोटिक एजेंट, जहां पे हमारी पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्मिन काम करती है, एज वेल एज यहां पे हमारी अल्फा 2 एगोनिस्ट हमारी आती है, ब्रिमोनिडीन वगैरह भी हमारी यहां काम करती हैं। एंड यूवेस्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ाने वाली ड्रग हमारी कौन सी है? PGF2 अल्फा एगोनिस्ट। ड्रग का नाम लेटनोप्रोस्ट, बिमेटोप्रोस्ट। तो हमारा टारगेट यहां पे क्या होना चाहिए? प्रोस्टाग्लैंडिन या पूरे ऑटोक्वाइट्स की बात किया जाए तो केवल PGF2 अल्फा हमारा ऐसा होता है जो ग्लाउकोमा में यूजफुल होता है, यूवेस्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ाता है। तो ल्यूकोट्राइन्स का कोई रोल नहीं, PGE2 का कोई रोल नहीं, PGF2 अल्फा का ही केवल रोल है, जहां लेटनोप्रोस्ट, बिमेटोप्रोस्ट यूज किया जाता है। एंड दैट इज द राइट आंसर ऑल्सो। यही हमारा आंसर हो गया कि हमें किससे ध्यान देना है? PGF2 अल्फा, दैट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन। PGF2 अल्फा एनालॉग यूज होता है किसमें? ग्लाउकोमा के क्लासिफिकेशन में। PGE1 की बात करेंगे तो एल्प्रोस्टाडिल हमारी आती है, जिसका मेनली यूज होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में। PGE2 की बात करेंगे, डायनाप्रोस्टोन जो सर्वाइकल राइपनिंग को इंड्यूस करता है। और PGF2 अल्फा की बात करेंगे जो हमारा लेटनोप्रोस्ट है, वो किसमें यूज होता है? मेनली अगर हम बात करेंगे ग्लाउकोमा में यूज होता है, यूवेस्क्लेरल आउटफ्लो पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फॉलोइंग 5ST रिसेप्टर इज द लिगेंड गेटेड आयन चैनल। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, अभी हमने बात किया इकलौता कौन सा? 5ST3। जी हाँ, 5ST3 हमारा रिसेप्टर है जो क्या है? लिगेंड गेटेड आयन चैनल होता है। हमने बाकी सबके बारे में बात किया, एक्सेप्ट 5ST3 all the serotonergic receptor are the GPCR receptor। तो बाकी बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। 5ST3 हमारा क्या होता है? लिगेंड गेटेड आयन चैनल होता है। एंड अगर आयन पूछ लिया जाए कौन सा, तो 5ST3 में आयन हमारा सोडियम आयन ही आएगा, डीपोलराइजेशन कॉज कराएगा, ये भी याद रखिएगा। एडवांटेज ऑफ द सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ओवर फर्स्ट जनरेशन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और यहां से आपको चीजें थोड़ी समझने में देखने को मिलेंगी। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन होती है वो उसमें क्या था? सेडेटिव प्रॉपर्टी थी। क्यों? बिकॉज दे कैन क्रॉस द ट्रिपल बी, दे कैन हैव द एंटी मस्कारेनिक इफेक्ट, दे कैन प्रोड्यूस द सेडेशन, दैट्स व्हाई दे आर द यूजफुल बट हैव द सेडेटिव प्रॉपर्टी। बट जब सेकेंड जनरेशन की बात किया जाता है, दे कैन नॉट क्रॉस द ट्रिपल बी, दे डू नॉट हैव द एनी एंटी मस्कारेनिक इफेक्ट, they do not have the any type of the sedative property। तो हमें यहां पे ये एडवांटेज देखने को मिलता है। अब जरा इसके ऑप्शन पे देखो क्या पूछा जा रहा है। impaired psychomotor performance, advantage of second generation antihistaminic over first generation is, नहीं, सेकेंड जनरेशन साइकोमोटर परफॉर्मेंस को इंपेयर्ड नहीं करता क्योंकि ब्रेन पे जाता ही नहीं है, ट्रिपल बी क्रॉस करता ही नहीं है। डिमिनिश्ड अलर्टनेस नहीं, ये फर्स्ट जनरेशन करता है, सेकंड जनरेशन ये नहीं करता है। क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, सेकंड जनरेशन कैन नॉट क्रॉस, ओनली फर्स्ट जनरेशन कैन क्रॉस। नो एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, दैट्स राइट, जी हाँ, second generation do not have the any type of the anticholinergic action because it do not crosses the triple B, do not have the anti-muscarinic effect। So yes, that is the correct answer। और यही हमारा सेकेंड जनरेशन का एडवांटेज हो जाता है जब हम फर्स्ट जनरेशन से कंपेयर करने के बाद बोलते हैं। तो आप इसको जरा, फर्स्ट जनरेशन सेडेटिव है, क्रॉस कर सकता है, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है, लेकिन सेकंड जनरेशन कैन नॉट क्रॉस, नो सेडेशन, नो एंटीकोलिनर्जिक, नो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट, ये सब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मिथाइल सर्जिड यूज्ड एज द प्रोफाइलैक्सिस इन माइग्रेन बट नॉट नाउ बिकॉज, ये बहुत अच्छा है,
मिथाइल सर्जिट पहले माइग्रेन के प्रोफाइलैक्सिस में यूज किया जाता था, मिथाइल सर्जिट एंड देयर डेरिवेटिव, जिनको हम एलएसडी के नाम से बोलते हैं। बट इसमें बाद में पता चला कि एक मेजर एडवर्स इफेक्ट है, ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज करती है, जिसकी वजह से लंग्स, पेशेंट का लंग्स अफेक्ट हो जाता है, और ये बहुत मेजर कंसर्न था, और इसी की वजह से इसको बैन कर दिया गया। और इसीलिए बोलते हैं it went into the discuss because it causes the abdominal, pulmonary and endocardial fibrosis cause करता है, और इसी वजह से इसको मिथाइल सर्जिट को लगभग आज की डेट पे बात किया जाए तो लगभग मार्केट में इसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। सो इट्स नॉट यूजेस राइट नाउ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्टेस्ट एक्टिंग ट्रिप्टन्स इज, आहा, फास्टेस्ट एक्टिंग ट्रिप्टन्स, रिजाट्रिप्टन, नाजाट्रिप्टन, ज़ोल्मिट्रिप्टन, फ्रोवोट्रिप्टन। याद रखिएगा, जा रिया जा, जा रिया जा, रिजा जा, यानी भागो, यानी फास्टेस्ट एक्टिंग क्या है, रिजाट्रिप्टन फास्टेस्ट एक्टिंग में हमारी आती है। अगर बात किया जाए बायोअवेलेबिलिटी में, तो बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा हमारी नैराट्रिप्टन की होती है, लेकिन अगर फास्टेस्ट एक्टिंग बात किया जाएगा तो रिजाट्रिप्टन हमारी फास्टेस्ट एक्टिंग होती है। तो ये हमारी करेक्ट आंसर आता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, Which of the following serotonergic receptor is an autoreceptor? अभी बात किया हमने कि ऑटो रिसेप्टर हमारा कौन सा है, 5-HT1 receptor is the autoreceptor, 5-HT1 and present into the presynaptic neurons as well as they have the GI protein mediation, that is the 5-HT1। तो सिंपली आप इसको बोल सकते हैं, इसका 5-HT1A और 5-HT1B 1D हमारा रिसेप्टर होता है, उसके बारे में हमने पहले ही क्लियर कर दिया है। ये दोनों हमारे क्या होते हैं, ऑटो रिसेप्टर। चाहे 1A की बात कर दिया जाए, 1B 1 लगा ना, 1 लग गया तो ऑटो रिसेप्टर तो हो गया ना, उसमें कहने की क्या जरूरत है। चलिए नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग ड्रग अफेक्टिंग 5-HT सिस्टम। 5-HT यानी सेरोटोनिन की सिंथेसिस के बारे में बात किया जा रहा है, जरा कंफर्म करिएगा, सेरोटोनिन की सिंथेसिस। अगर आप सेरोटोनिन की सिंथेसिस और नॉरएड्रेनालिन की सिंथेसिस को देखेंगे ना, तो दोनों की सिंथेसिस सिमिलर है, दोनों का मेटाबॉलिज्म सिमिलर है, इसीलिए डिप्रेशन में दोनों को साथ में हम कोरिलेट करके पढ़ते हैं। तो अगर मैं यहां पे आपसे कंफर्म करूं, ये है हमारी सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन, और सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन में देखिए क्या होता है, मैं सबसे पहले बात करूं, हमारा आता है क्या, ट्रिप्टोफैन। क्या आता है, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन से हमारा बनता है 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन बनता है। नेक्स्ट 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन से हमारा बनता है 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन बनता है, और यहीं पे हमारा इसको इनहिबिट करती है कौन सी, क्लोरफिनाइल एलेनिन हमारी ड्रग होती है जो सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो पहला सिंथेसिस इनहिबिटर दैट इज द पैराक्लोरोफिनाइल एलेनिन इनहिबिट द सिंथेसिस। अब ये 5-HT हमारा वेसिकल में जाके स्टोर होगा, और वेसिकल में स्टोरेज से इनहिबिट करने वाली ड्रग है रिसर्पिन। तो अब हमने बात किया क्या, स्टोरेज इनहिबिटर में रिसर्पिन निकालिएगा, यहां पे आपको देखने को मिलेगा। अब क्या होगा, 5-HT का रिलीज होगा, और रिलीज होने के बाद इसका मेटाबॉलिज्म करने वाली ड्रग, मेटाबॉलिज्म करने वाला एंजाइम क्या है, माओ होता है जो मेटाबोलाइज करता है, और माओ को इनहिबिट हमारा माओ ए की बात करिएगा, माओ ए इनहिबिटर हमारी मोक्लोबिमाइड एंड क्लोरगाइलिन होती है। तो अगर हम बात करें डिग्रेडेशन इनहिबिटर, हमें क्या देखने को मिलेगा, क्लोरगाइलिन देखने को मिलेगा। अब जो एक्स्ट्रा होता है उसका क्या होता है, रीअपटेक हो जाता है, और रीअपटेक को इनहिबिट करने वाली ड्रग टीसीए एंड कोकेन होती है। नॉरएड्रेनालिन भी अगर याद करोगे ना, सिंथेसिस स्टोरेज रिलीज सेम प्रोसेस ही तो है, कुछ अलग तो है नहीं। तो अगर आप बोलोगे अपटेक इनहिबिटर तो आपको आर देखने को मिल जाएगा। हाँ जी, जरा मुझे कंफर्म करिएगा, 1 फॉर क्यू, 1 फॉर क्यू, ओके, 2 फॉर आर, 2 फॉर आर, 3 फॉर एस। हो गया आंसर, मिल गया आपको, दैट इज द करेक्ट आंसर। मिला लीजिए, मैच कर लीजिए सारी चीजें, इसलिए 1 बाय 1 आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिया, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ऐसे पढ़ने से अच्छा है उसको पूरा डायग्रामेटिकली दिमाग में बैठाइए, तब मजा आता है। कॉन्सेप्ट बनाइए, रट्टा मारने से ड्रग याद नहीं रहेगी। सिंथेसिस इनहिबिटर पैराक्लोरोफिनाइल एलेनिन व्हिच इनहिबिट द ट्रिप्टोफैन रेट लिमिटिंग प्रोसेस, क्या मतलब है, प्रोसेस देखिए ना कहां पे कौन सी काम कर रही है, तब मजा आएगा उन चीजों का। Which of the following prostaglandin analog is used into the wide angle glaucoma? हमने अभी बात किया प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग केवल एक ही यूज होता है ग्लाउकोमा में, दैट इज द PGF2 अल्फा। अब तो आप बोलिए ना मेरे से पहले,
तब तो मजा आएगा। लेटेनोप्रोस्ट हमारी PGF2 अल्फा, लेटेनोप्रोस्ट बिमेटोप्रोस्ट हमारी यूज होती है किसमें, ग्लाउकोमा में। ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट, चलिए एस्पिरिन की तरफ थोड़ा पढ़ गए हैं, नसेट्स पे आ गए हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चल रहा है, थोड़ा समझिएगा। एस्पिरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर, एकदम करेक्ट है। अच्छा आपसे क्या बोलना है, गलत पूछा गया है, ठीक है, एक्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट, डिक्लोफेनाक इज इंडिकेटेड टू टूथैक, हाँ जी डिक्लोफेनाक हमारे टूथैक में यूज होता है मेट्रोनिडाजोल के साथ, इन्फेक्शन के साथ, इसीलिए इसका जेल भी आता है मेट्रोनिडाजोल एंड डिक्लोफेनाक के नाम से। नेक्स्ट, occult blood loss is stool is the side effect of the ibuprofen, जी हाँ ibuprofen क्या करता है, ब्लड लॉस कराता है और ये इसका एक मेजर साइड इफेक्ट आता है। फ्रंटल हेडेक इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द पिरोक्सिकैम, गलत है। हमने क्या बात किया था, देयर इज वन एंड ओनली वन ड्रग, वन नसेट्स दैट इज कॉजेज द पेन, मतलब पेन किलर प्रोड्यूसिंग पेन, ये इकलौती ड्रग होती है, किसमें होता है, इंडोमेथासिन, याद है ना, हाँ जी इंडोमेथासिन इज द नसेट्स which have the adverse effect causing the frontal headache, और यही आपका गलत हो गया, और गलत हो गया तो आपका आंसर यही हो गया। सो piroxicam cannot causes the frontal headache caused by the ibuprofen indomethacin, so पेन किलर प्रोड्यूसिंग पेन, कभी पूछा जाए तो इंडोमेथासिन याद रखिएगा, क्या करती है, फ्रंटल हेडेक कॉज करती है। पढ़ने के लिए आप सारी चीजें पढ़ लीजिए, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन में करके पहले ही दे दिया। एस्पिरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसीलिए सेफेस्ट ड्रग हमारी नसेट्स में कौन सी कहलाती है, पैरासीटामोल कहलाती है फॉर द लैक्टेटिंग मदर और द प्रेग्नेंट लेडी और द चिल्ड्रन के लिए भी, बेबी के लिए भी हमारी पैरासीटामोल ही आती है, अगर आपने शायद कभी देखे हो तो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द कॉल्चिसिन, पहली लाइन सुनिएगा, कॉल्चिसिन यूज्ड इनटू द गाउट बट इट डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ द एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी। फिर यूज क्यों करते हैं सर, जी हाँ, बिकॉज इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ द मीडिएटर्स, गाउट मैंने बोला, ये क्या करती है, रिलीज ऑफ द मीडिएटर्स को इनहिबिट करती है, क्योंकि जब मीडिएटर्स रिलीज होंगे तभी इंफ्लामेशन होगा, और जब इंफ्लामेशन होगा तभी वहां पे पेन होगा। तो हमने सिंपली बोला इट इनहिबिट गाउटी इंफ्लामेशन, आंसर है नहीं, गाउटी इंफ्लामेशन को रिड्यूस डायरेक्टली नहीं करेगी, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जब मीडिएटर्स रिलीज नहीं होंगे तो इंफ्लामेशन नहीं होगा, करेक्ट। इनहिबिट द रिलीज ऑफ कीमोटैक्टिक फैक्टर, हाँ जी ठीक है। इनहिबिट ग्रेनुलोसाइट माइग्रेशन, ये भी ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, एओर्टा, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। यानी सिंपली अगर हम बात करते हैं, हमारी जो कॉल्चिसिन है ये यूज होती है गाउट में, लेकिन हमने पहली लाइन बात किया ये कीमोटैक्टिक फैक्टर्स, यानी जो हमारे इंटरल्यूकिन है, या हम बात करें हमारे जो जितने भी मीडिएटर्स, ग्रेनुलोसाइट का माइग्रेशन है, हमारे जितने भी मीडिएटर्स हैं उनके रिलीज को ये इनहिबिट करती है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इप्राटोपियम ब्रोमाइड। Ipratropium bromide and tiotropium bromide, these are the two drugs which used as anti-asthmatic of the class of the anticholinergic, हाँ जी anticholinergic है, और ये क्या यूज होती है, एंटी एस्थमेटिक में यूज होती है, करेक्ट है। और अगर बात किया जाता है तो चलिए ऑप्शन देखिएगा, इट इज लॉन्ग एक्टिंग, पहला आंसर नहीं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड इज द शॉर्ट एक्टिंग, तो पहला ही गलत है। नेक्स्ट आ जाओ, इट इज प्रेफर्ड एज द ब्रोंकोडायलेटर इन द सीओपीडी, हाँ जी ये अस्थमा और सीओपीडी दोनों में यूज होते हैं। और नेबुलाइज्ड इप्राट्रोपियम मिक्स्ड विद द सॉल्ब्यूटामोल, एकदम करेक्ट है, तो 2 and 3 आर करेक्ट, 1 इज रॉन्ग। आंसर देखो, हाँ जी ऑप्शन 2 and 3 आर करेक्ट, यही है, क्योंकि हमारी जो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड है, ये दोनों क्या होती हैं, मेनली इप्राट्रोपियम के बारे में बात करेंगे ना, शॉर्ट एक्टिंग होती है 4 to 6 आवर्स, जबकि हमारी टायोट्रोपियम ब्रोमाइड लॉन्ग एक्टिंग होती है, 24 आवर्स तक काम कर सकती है, और सीओपीडी में यूजफुल है, सॉल्ब्यूटामोल के साथ या नेबुलाइजर के रूप में यूज होती है, ये भी बात सही है। Select the drug that is neither bronchodilator nor anti-inflammatory but has antihistaminic and mast cell stabilizing activity। जरा देखिएगा क्या है, neither bronchodilator, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर जीपैट में, जरा देखिएगा
नीदर ब्रोंकोडायलेटर नॉर एंटी इंफ्लामेटरी, हाँ जी बिल्कुल बात ठीक है, बट हैज एंटीहिस्टामिनिक एंड मास्ट सेल स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी। जरा इसको जरा देख के बताओ, मास्ट सेल स्टेबलाइजर हमारी कौन कौन सी होती हैं? दो ड्रग होती हैं, एक हमारी आती है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और दूसरी हमारी आती है कीटोटिफेन। आप बोलोगे सर यहां तो हमको ये दोनों चीजें दिख गई हैं, बुडेसोनाइड तो हमारी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, इसका कोई रोल नहीं है। बेक्लोमिथासोन के बारे में बात करेंगे तो ये भी हमारी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में जाएगा, इसका भी रोल नहीं है। दो ऑप्शन में अब कंफ्यूजन है। अब देखने वाली क्या चीज है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर तो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोटिफेन है, लेकिन यहां पे बोला जा रहा है एंटीहिस्टामिनिक। हाँ भाई, मास्ट सेल को इनहिबिट करेगी तो एंटीहिस्टामिनिक प्रॉपर्टी तो रखेगी, लेकिन नीदर ब्रोंकोडायलेटर नॉर एंटी इंफ्लामेटरी। अब यहां पे आपसे बात हो रही है, जो आपके क्रोमोग्लाइकेट होते हैं उनमें हमारा ये अगर हम बात करें, उनमें ब्रोंकोडायलेटर प्रॉपर्टी प्रेजेंट होता है डायरेक्टली, बट कीटोटिफेन दैट इज नॉन क्रोमोग्लाइकेट डेरिवेटिव that mainly have do not either bronchodilator or anti-inflammatory property. So right answer क्या हुआ? कीटोटिफेन। देखो थोड़ा सा चीजें घुमाया गया, आंसर बदल गया हमारा। आप अगर नॉर्मली देखोगे तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर तो दोनों दिख रही है ना, लेकिन क्वेश्चन में क्या बदल दिया गया, ना ब्रोंकोडाइलेटर ना ही एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कीटोटिफेन आ जाएगा। Also inhibit the release of inflammatory mediators from the mast cell, अगर हम बात कर रहे हैं तब। चलिए, Omalizumab is administered in bronchial asthma by which route? Omalizumab क्या है? एंटी IgE एंटीबॉडी है, अस्थमा में यूज होती है, बिल्कुल क्लासिफिकेशन में याद हुआ, किया होगा, पढ़ा होगा आपने। IgE एंटीबॉडी इकलौती ड्रग है, और ये कैसे यूज होती है? सब क्यूटेनियसली दिया जाता है, ओरल नहीं देते हैं। ये कैसे यूज होता है? सब क्यूटेनियसली एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, और ये हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से बनाई गई ड्रग है, और इसको हम एंटी IgE एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। बुडेसोनाइड ये क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, एंड सबसे अच्छी बात क्या है, ये हमारी कैसे दी जाती है? इनहेलेशनल दी जाती है। जो एस्थमेटिक पंप होते हैं ना, हाँ जी, प्रेशराइज्ड डिवाइसेस जो हमारी होती हैं, उसी में ये हमारे इनहेल कर दिया जाता है। सो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग नहीं, नसेट्स नहीं है भाई, हाई सीलिंग डायरेटिक नहीं है, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर द अस्थमा एकदम करेक्ट है, इसमें ज्यादा परेशान मत होइएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे। कहां गए? हाँ, इनहेलेशनल में आपके बेक्लोमेथासोन, बुडेसोनाइड, फ्लूटिकासोन, फ्लूटिकोसोलाइड, ये हमारी ड्रग आती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं, आपके प्रयास 7th टेस्ट में फार्माकोलॉजी सेक्शन में कौन से क्वेश्चन आए। एंड आई होप प्रयास टेस्ट आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल हो रहा होगा, और अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है देन डेफिनेटली ज्वाइन करिए। इट्स फुल वीडियो एक्सप्लेनेटरी टेस्ट सीरीज, वन एंड ओनली वन ऑफ दिस टाइप इन ऑल ओवर द इंडिया। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? प्रिपरेशन विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन is most likely to occurs with the following form of inhaled antihistaminic medication. Okay, कुछ बोलने की जरूरत है क्या? Reflex bronchoconstriction is most likely to occurs, मेनली रिफ्लेक्स ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है जब इनहेलेशनल ड्रग इनटेक किया जाता है, तो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ड्यू टू द ड्राई पाउडर रोटा कैप पे, जो रोटा कैप होता है उसमें ड्राई पाउडर की फिक्सिंग से, जरा इस प्रोसेस को समझिएगा हमारी, इसीलिए इसको यूज नहीं करते हैं। आज की डेट पे क्या यूज करते हैं? या तो नेबुलाइजर हमारा यूज किया जाता है, और या तो हमारे प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म यूज किए जाते हैं, और इसीलिए आज की डेट पे इसको यूज नहीं किया जाता है रोटा कैप के बारे में। सो दीज आर द 20 क्वेश्चंस ऑफ द फार्माकोलॉजी इन द प्रयास टेस्ट 7। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में। थैंक यू ऑल।